डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक केटीजी का दूसरा लेक्चर यहाँ पे देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने पढ़े थे यहाँ पे पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ केटीजी। आज हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस का प्रेशर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। और याद रखना कि ये एक्सप्रेशन जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, क्योंकि फिर आगे जो भी आप टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, चाहे आप गैस लॉज करेंगे, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, और या कोई भी लॉ जो भी गैस लॉज में आता है, वो सारे लॉज जो है वो हम फिर इसी एक्सप्रेशन से डिराइव करते हैं, या इसी एक्सप्रेशन से फिर हम वो गैस लॉज जो है उनको वहाँ पे हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है, और यही इसका सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका यही है कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आइडियल गैस लेंगे एक वेसल में। लेट्स एज्यूम दैट वेसल टू बी ऑफ क्यूबिकल शेप। तो मैं आइडियल गैस लूंगा एक क्यूबिकल बॉक्स में या क्यूबिकल वेसल में। सो ये मैंने क्यूब लिया है। लेट सपोज एज लेंथ जो इस क्यूब की है वो है एल, और सपोज ये आप लेंगे एक्स एक्सिस, ये मैं लूंगा वाई एक्सिस, सपोज यहां से है जेड एक्सिस। ये मैं ऑरिजिन कंसिडर करता हूं। आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए आप। लेट्स एज्यूम जो ये रूम है जिसमें हम बैठे हैं, इट इज ऑफ क्यूबिकल शेप, क्योंकि इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इसलिए ये हम लेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हम कंसिडर करेंगे वाई एक्सिस, और ये एज्यूम करेंगे हम जेड एक्सिस, और इस कॉर्नर को हम एज्यूम करेंगे एज ऑरिजिन। ये कॉर्नर में ऑरिजिन कंसिडर करता हूँ, यहाँ से एक्स एक्सिस, वहां से वाई एक्सिस, और ऊपर से जेड एक्सिस, ये मैं एज्यूम करता हूँ। अब इस रूम की जो लेंथ है यहाँ से भी एल है, ऐसे विड्थ भी एल है और हाइट भी एल है, इसलिए हम कहेंगे इट्स ऑफ क्यूबिकल शेप। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम आइडियल गैस इस क्यूबिकल वेसल में रखेंगे। आइडियल गैस में आपने पता है वही सारी प्रॉपर्टी जो हमने पिछले लेक्चर में वो एजम्पशंस या पोस्टुलेट्स पढ़े थे वो सारे इसमें होल्ड होंगे। तो वो हम यूज करेंगे, वो सारे एजम्पशंस या सारे पोस्टुलेट्स यूज हम करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर दिस प्रेशर। इस प्रेशर के एक्सप्रेशन के लिए वो सारे एजम्पशंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ अब हम यही कहेंगे, लेट्स कंसिडर एन आइडियल गैस इन ए क्यूबिकल वेसल ऑफ एज लेंथ एल। लेट्स सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं एन, और सपोज एम मैं लूंगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, mass of each molecule। एंड अब आपने पता है यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इस गैस में, दीज आर इन रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में होते हैं। लेट सपोज v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस गैस v। अब आपने पता है इस v के कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स, vx i कैप सपोज, vy j कैप प्लस vz k कैप, ये इसकी वेलोसिटी होगी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, और मैग्नीट्यूड अगर आप इस वेलोसिटी का देखेंगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिया था, इसके 3 कंपोनेंट्स है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड होगा ऐसे। नाउ अब हम लेंगे यहाँ पे एक फेस, हम लेंगे ये फेस,
ये फेस में यहां पे लेता हूं, मैंने प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर आपने पता है इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दैट मीन्स कि अगर आप यहां पर अगर आप इस फेस पे देखेंगे कि कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना फोर्स इस फेस पे आता है, आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो क्लियरली कि प्रेशर कितना आएगा गैस का। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया करना है, एरिया ऑफ दिस फेस, तो आपको मिलेगा प्रेशर। तो अब फोर्स कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, फिर डिवाइड बाय हमने करना है एरिया, तो हमें मिलेगा प्रेशर। लेकिन फोर्स की जो डेफिनेशन है, फोर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाई dt और डेल्टा p बाई डेल्टा t। तो आपने यहां पे खाली क्या देखना, अब मोमेंटम चेंज आपने यहां पे देखना है कि इस वॉल में या इस फेस पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, कितना मोमेंटम इस फेस में ट्रांसफर हो जाता है, कितने टाइम में वो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा। जब फोर्स मिलेगा तो आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे सिंपली क्या देखना है, इसमें मोमेंटम ट्रांसफर इस फेस में कितना हुआ है। तो अब आपने पता है यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो उनमें तीनों कंपोनेंट्स वेलोसिटी के होंगे, Vx भी होगा, Vy भी होगा और Vz भी होगा। हम एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट मी एज्यूम दिस मॉलिक्यूल। मैं एक मॉलिक्यूल एज्यूम करता हूँ, इसका मास है m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m, और ये इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, Vx कंपोनेंट, क्योंकि ये x डायरेक्शन है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये Vx वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, सिमिलरली ये ऊपर होगा Vy और ऐसे होगा Vz। हम फिलहाल खाली ये फेस कंसिडरेशन में लेते हैं, तो इसके लिए मुझे खाली चाहिए Vx कंपोनेंट। तो अगर आप मुझे बताएंगे इसका मोमेंटम कितना होगा, इस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम इस मॉलिक्यूल का होगा Pi, इनिशियल मोमेंटम, इट इज mvx। mvx इसका इनिशियल मोमेंटम है अलोंग x एक्सिस। अब ये स्ट्राइक करेगा इस वॉल को, जब ये इस वॉल को स्ट्राइक करेगा तो ये कहाँ आएगा, वापस आएगा, क्योंकि आपने कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। और जो एक कोलिजन्स होते हैं ये क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मीन्स कि अब इस वॉल में तो ये तो अपनी जगह रहता है स्टेशनरी, ये तो आगे नहीं जाता, इसमें कोई वेलोसिटी इंपार्ट नहीं होती है, इसलिए जितना मोमेंटम यहाँ पे मॉलिक्यूल का पहले था उसी मोमेंटम से ये वापस आएगा। सो दैट मीन्स ये वापस आएगा ऐसे ऐसे वापस आएगा। तो इसका मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम है, इसका फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, इट विल बी mvx, लेकिन माइनस की प्लस माइनस, क्योंकि ये कहाँ आता है, अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया mvx, क्योंकि अब ये वापस आ जाता है आफ्टर कोलिजन के बाद ये वापस आ जाता है ऐसे। तो इसका मोमेंटम कितना आएगा फिर से mvx, क्योंकि दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो दैट मीन्स कि ये वापस आएगा, लेकिन अब वापस किस मोमेंटम से आएगा ये वापस, सो ये वापस आएगा मोमेंटम mvx से, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस रखना है, माइनस mvx। सो चेंज इन मोमेंटम अगर हम इस मॉलिक्यूल का देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, डेल्टा p ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज फाइनल momentum minus initial momentum. So it is equal to minus mvx minus initial momentum is mvx. So it is minus 2 mvx. So this is the change in momentum of the molecule. So this is the change in momentum of the molecule. तो अब हमने पता है यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल में मोमेंटम इतना चेंज हो गया है, सो दैट मीन्स इतना ही मोमेंटम ट्रांसफर होगा किसमें, वॉल में, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन आपको पता है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स है,
मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो दैट मीन्स जितना मोमेंटम चेंज इस मॉलिक्यूल में आता है उतना ही मोमेंटम चेंज किसमें आएगा, वॉल में, ताकि ओवरऑल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे। सो मोमेंटम चेंज मॉलिक्यूल में कितना आता है, -2mvx। ये चेंज जो है दैट मीन्स इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है किसमें, वॉल में। सो दैट मीन्स द मोमेंटम transferred to the wall or to the face of vessel delta p it is again 2mvx, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है ऐसे है -2mvx, तो उसमें मोमेंटम ट्रांसफर होगा +2mvx, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो दैट मीन्स कि जितना मोमेंटम चेंज हुआ है मॉलिक्यूल में उतना ही मोमेंटम चेंज आएगा वॉल में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में आएगा। सो अगर ये -2mvx है उसका आएगा +2mvx। सो दिस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल और दिस द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। अब हमने देखना है कितने टाइम में ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। सो द टाइम during which the delta p momentum is transferred to wall. The time during which the delta p momentum is transferred to the wall. कितने टाइम में इतना मोमेंटम ट्रांसफर होता है, ये देखो कितना टाइम लगता है। लेट्स एज्यूम कि यहां पे इसने कोलाइड किया बिफोर कोलिजन। सो अब यहां पे जो ही इसने इसको यहां पे स्ट्राइक किया, अब ये वापस जाएगा इस फेस पर, तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किस स्पीड से यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, Vx स्पीड से। सो टाइम जो आएगा, टाइम विल बी इक्वल टू L/Vx। डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, क्योंकि यहाँ पे इस फेस से इस फेस तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, L/Vx। सो फिर वापस आता है यही यहाँ पे किस स्पीड से आता है वापस, Vx स्पीड से। फिर से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको, L। फिर से वापस आने में कितना टाइम लगेगा इसको, T = L/Vx। सो अब देखो यहाँ पे इसने इसको स्ट्राइक किया तो दैट मीन मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। उसके बाद हमने देखना है कितने टाइम के बाद इतना मोमेंटम फिर से ट्रांसफर होता है। सो मैं कहूंगा कि फिर इतना टाइम हो गया इस मोमेंटम को ट्रांसफर होते हुए। सो दैट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल जब इसको स्ट्राइक करता है तो ये वापस चला जाता है इस फेस की तरफ। ये इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, L/Vx। फिर यहां से वापस आ जाता है इसी पॉइंट पे, तो वापस आने में फिर से कितना टाइम लगेगा, L/Vx। तो दैट मीन्स कि यहां दोबारा मोमेंटम ट्रांसफर करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, दोबारा वहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है, 2t यानी 2L/Vx। आप ऐसे लीजिए फॉर एग्जांपल, ये आप कंसिडरेशन में रखें। ये एक मॉलिक्यूल है, ये स्ट्राइक करता है इस फेस को। जब इस फेस को स्ट्राइक किया, इसने क्या किया, मोमेंटम ट्रांसफर। अब मैंने देखना है ये मोमेंटम ट्रांसफर कितने टाइम तक हो जाता है, यानी कितने टाइम तक इतना मोमेंटम ट्रांसफर होता है। ये इसको स्ट्राइक करता है और वापस चला जाता है इस फेस पर। यहां तक डिस्टेंस है L, तो इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, L/Vx। फिर वापस आ जाता है यहां तक। फिर जब वापस आएगा यहां तक तो फिर से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने, L। किस स्पीड से, Vx से। तो कितना टाइम लगेगा, फिर से L/Vx। तो टोटल टाइम यहां से निकलने से वापस पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा इसको, 2L/Vx। तो इसका मतलब इतना मोमेंटम कितने टाइम में ट्रांसफर होता है, 2L/Vx। फिर इतना ट्रांसफर फिर इतना मोमेंटम फिर से इसमें ट्रांसफर होगा, तो वापस जाएगा,
फिर वापस आएगा, फिर से कितना टाइम लगेगा 12/vx, फिर से इतना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, कितना मोमेंटम 12/vx, फिर वापस जाएगा l/vx, वापस आएगा l/vx, तो फिर से कितना टाइम हो गया 12/vx। 12/vx में अब ओवरऑल हम कहेंगे 2l/vx टाइम में, 2l/vx टाइम में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता है 2m/2mvx। So that means the time during which the delta p momentum is transferred to the wall, let's suppose delta t, it is equal to 2l/vx. So अब आपने पता है चेंज इन मोमेंटम 2mvx कितने टाइम में 2l/vx में, तो अब आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। द फोर्स ऑन द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की वजह से, सो दैट इज स्मॉल एफ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में 12/vx, सो इट इज 2mvx डिवाइडेड बाय 2l/vx। सो 2 कैंसल्स आउट, इट इज m/l, ये vx और ये vx, इट इज vx स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फेस, दिस फेस, इस फेस पे ये फोर्स एक्सर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल की वजह से। अब आपने पता है यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो अब यहां पे दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल, सो इट इज f, force exerted by one molecule. So the total force exerted on this wall वो हम देखेंगे पहले। So the force by each molecule is m/l vx square। ये हमने अभी लिखा था force due to one molecule on this wall। अब इसमें मैंने अभी बोला इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल फोर्स जो है एक की वजह से सपोज है F इज इक्वल m/l vx स्क्वायर, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसकी वजह से भी ऐसे ही आएगा, उसका मास डिवाइडेड बाय l और उसकी स्पीड vx स्क्वायर। सो लेट्स सपोज इसका v1 था, उसका v2 आएगा। सिमिलरली और एक मॉलिक्यूल उसका आएगा m/l vx स्क्वायर, लेकिन उसका थर्ड मॉलिक्यूल है उसका v3x स्क्वायर आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब जो टोटल आएगा सम, क्योंकि ये सारे इसी फेस पे आएंगे, इसी फेस पे सारे फोर्सेस आएंगे, इसलिए इनका ओवरऑल इफेक्ट जो आएगा वो इसका सिंपल समेशन होगा। सो टोटल फोर्स F इज इक्वल, इट इज समेशन ऑफ m/l, सब में आता है m/l, हर किसी में ये आएगा m/l में बाहर निकालूंगा। vx एक आएगा vx1 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर, उसका मैं लिखूंगा vx स्क्वायर, तो ऐसे आएगा ये। दिस इज फोर्स बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द फेस। नाउ मैंने अभी बोला इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं इसको अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, F विल बी इक्वल टू m, n में मल्टीपल भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। इससे कोई फर्क नहीं आएगा, मैंने n मल्टीपल भी किया डिवाइड, ये n जो है क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैं समेशन के अंदर भी ला सकता हूँ, n और n कैंसिल होंगे फिर से, तो आपको अपर रिजल्ट मिलेगा। मैंने सिंपली मल्टीपल भी n किया और डिवाइड भी n किया। तो अब आपने पता है यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है x, इसमें वैल्यूज है x1 x2 x3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर आप इसका मीन निकालते हैं x मीन, तो आप कैसे करते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, यानी समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 3। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो आप समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n करेंगे। तो ऐसे ही अगर आपने x स्क्वायर का मीन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस xn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यानी समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यह आएगा x स्क्वायर का मीन। सिमिलरली यहां पर है समेशन ऑफ vx स्क्वायर बाई n, समेशन ऑफ vx स्क्वायर बाई n, इसको मैं लिख सकता हूं vx स्क्वायर का मीन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं F इज इक्वल
एम एन बाई एल समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर बाई एन के बदले मैं लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर, लेकिन मीन। ये आ गया फोर्स के लिए एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वी एक्स। लेकिन हमने वी एक्स स्क्वायर नहीं पता होता है, हमने एक्स कंपोनेंट का मीन नहीं पता होता है, हमने ओवरऑल मीन स्पीड वी आर एम एस यानी वी स्क्वायर मीन हमने पता होता है, ना कि वी एक्स स्क्वायर हमें पता होता है। सो अब हम ये लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वी स्क्वायर मीन में हम लिखेंगे इसको। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में है, इसलिए आपने पता है यहाँ पे अगर आप इसको फॉर सफिशिएंट टाइम रखते हैं उसके बाद ये कौन सी स्टेट ऑक्यूपाई करता है, कौन सी स्टेट अटेन करता है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स जहां से भी आप इसको देखेंगे आपको ये एक जैसा ही लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ वेलोसिटीज विल बी सेम थ्रू ऑल डायरेक्शन, जहां से भी आप देखेंगे। यानी दैट मीन्स सो सिंस ऑल डायरेक्शंस आर इक्वलेंट, since all directions are equivalent, therefore जो समेशन ऑफ या ऐसे वी एक्स स्क्वायर मीन ये आएगा वी वाई स्क्वायर मीन और ये आएगा वी जेड स्क्वायर मीन के बराबर, क्योंकि ऑल डायरेक्शन आर इक्वलेंट। बिकॉज वंस यू लीव दिस गैस फॉर सफिशिएंट टाइम इट अटेन्स ए स्टेडी स्टेट। फिर आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिस डायरेक्शन से भी आप इसको देखेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जहां से भी आप देखेंगे आपको एक जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। यानी वी एक्स स्क्वायर मीन, वी वाई स्क्वायर मीन, वी जेड स्क्वायर मीन विल बी इक्वल। सो और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। सो अब आपने पता है यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज 1/3 वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी वाई स्क्वायर मीन प्लस वी जेड स्क्वायर मीन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पे वी वाई स्क्वायर मीन वी एक्स स्क्वायर मीन के बराबर वी जेड स्क्वायर मीन भी मैं लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर मीन। तो ये आएगा वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी एक्स स्क्वायर मीन, तो ये आएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर मीन। ये आएगा ये आएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर मीन डिवाइडेड बाई 3 क्या होंगे कैंसिल, तो ये आएगा सिंपली वी एक्स स्क्वायर मीन। और अब आपने पता है ये जो मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखा था, आपके अगर आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, इट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। फिर अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट क्या होगा कैंसिल, वी स्क्वायर कितना आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ये वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ वी स्क्वायर, लेकिन वी स्क्वायर का क्या ऊपर मीन। सो दैट मीन्स जो यहां पर मैंने लिखा है, जो मैंने ये लिखा है वी एक्स स्क्वायर मीन मैं ऐसे लेता हूं वी एक्स स्क्वायर मीन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी एक्स स्क्वायर मीन डिवाइडेड बाई 3। फिर ये वी एक्स स्क्वायर मीन के बदले मैं लिख सकता हूँ वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर के बदले मैं लिख सकता हूँ वी जेड स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 1/3 वी एक्स स्क्वायर मीन। ये इसके बदले मैंने लिखा वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर इसके बदले मैंने वी जेड स्क्वायर लिखा। तो ये आ गया यहाँ पे, सिंस मैंने पता है वी इज इक्वल स्क्वायर का वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसलिए मैंने इन तीनों के बदले में मैं लिखा वी स्क्वायर मीन बाई 3। तो देयरफॉर जो फोर्स आएगा, देयरफॉर एफ जो आएगा एफ, ये देखो m इंटू एन, एम एन बाई एल, इट इज वी स्क्वायर मीन बाई 3। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द फेस ऑन द वॉल, यानी दिस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। अब आपने प्रेशर निकालना है, प्रेशर आप क्लियरली निकाल सकते हो आप इजीली। प्रेशर कितना होता है, द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। Therefore the pressure of the gas will be P is equal to
एफ बाई ए, टोटल फोर्स कितना है एम एन बाई एल, 3L वी स्क्वायर मीन, और डिवाइडेड बाई ए, एरिया इट इज एल स्क्वायर। क्योंकि आप इस फेस को लीजिए, आप इस फेस को लीजिए, लेंथ भी है एल और विड्थ भी है एल, तो इसका एरिया जो आएगा, एरिया इस वाल का कितना आएगा, इट इज एल स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका लेंथ भी है एल, इसकी विड्थ भी है एल या हाइट भी है एल, तो इस फेस का जो एरिया आएगा इट विल बी एल इंटू एल, एल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे एल स्क्वायर लिखा। नाउ एल इंटू एल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे ये फेस लीजिए या ये रूम लीजिए आप, ये क्यूब, इसका जो लेंथ है एल, विड्थ भी है एल और हाइट भी है एल, तो इसका वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इट इज एल इंटू एल इंटू एल, इट इज एल क्यूब। तो ये एल इंटू एल स्क्वायर के बदले में लिखूंगा वॉल्यूम। सो देयरफॉर एम एन डिवाइडेड बाई 3V इंटू वी स्क्वायर मीन। सो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता, देयरफॉर प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा इट इज एम एन बाई 3V, ये V है वॉल्यूम, इंटू वी स्क्वायर मीन, और m इंटू n mass of each molecule into total number of molecules, into total mass of the gas, total mass of gas by 3V into V square mean। ये है स्पीड स्क्वायर, ये है यहाँ पे वॉल्यूम, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस V एंड दिस V। नाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 मास बाय वॉल्यूम इज 0 V स्क्वायर मीन। और मैं इसको और एक फॉर्म भी लेता हूं, इट इज एम एन बाई 3V इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। मैं भी डिफाइन करूंगा ये वी आर एम एस क्या होता है, इट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मैंने वी स्क्वायर मीन के बदले लिखा, वी स्क्वायर मीन के बदले मैंने वी आर एम एस स्क्वायर लिखा है। सो और इट इज m बाई 3V इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, और इट इज 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है किस फॉर्म में आप इसको रखना चाहेंगे, उस फॉर्म में आप इसको रख सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सो अब जब भी आपने ये एक्सप्रेशन निकालना होगा, आप सिंपली क्या कहेंगे, आप आइडियल गैस लेंगे किसी वेसल में, लेट्स कंसिडर हियर द केस ऑफ ए क्यूब, तो फिर आपने क्या करना है, सो सिंस द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, इसमें x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा। अब हमने फिलहाल यहाँ पे x कंपोनेंट लिया, तो हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, इसका मास है स्मॉल m, उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का vx, तो इसका x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी mvx। तो जब ये इस वाल को स्ट्राइक करेगा, ये वापस आएगा किस मोमेंटम से, mvx से, लेकिन इनिशियल मोमेंटम होगा प्लस mvx, फाइनल मोमेंटम होगा माइनस mvx। So change in momentum आएगा final momentum minus initial momentum. It is minus mvx, it is minus 2 mvx. Minus 2 mvx is the change in momentum of the molecule. तो ये चेंज कहाँ से आ गया, दैट मीन्स सेम मोमेंटम ट्रांसफर होगा किसमें, वाल में। तो वाल में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा फिर, 2 mvx, अगर उसमें माइनस था तो इसमें आएगा प्लस 2 mvx। नाउ the change in momentum or the transfer of momentum by each molecule to the wall is 2 mvx। कितने टाइम में ये मोमेंटम ट्रांसफर होता है, आप इसको लीजिए, जब ये इसको स्ट्राइक करता है, वापस आ जाता है, यहाँ तक डिस्टेंस है l किस स्पीड से, vx से, तो कितना टाइम लगेगा, l बाई vx। वापस आने में कितना टाइम लगेगा यहाँ तक, l बाई vx। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 2l बाई vx, यानी 2l बाई vx में ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, 2m बाई vx। उसके बाद फिर से यहाँ जाएगा l बाई vx, वापस l बाई vx, 2l बाई vx में फिर से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, 2m बाई vx। तो फिर से यहाँ से जाएगा l बाई vx, वापस आएगा l बाई vx, तो फिर से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, 2m vx। सो दैट मीन्स 2m vx मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड, कितने टाइम में ट्रांसफर होता है, 2l बाई vx। सो दैट मीन्स 2m vx मोमेंटम ट्रांसफर होता है कितने टाइम में, 2l बाई vx टाइम में। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सो दैट मीन्स आपने पता है चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम, इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स। सो फोर्स जो आएगा इट विल बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो वो आ गया, हमें कितना रिजल्ट क्या आता है, m बाई एल वी एक्स स्क्वायर, m बाई एल वी एक्स स्क्वायर, दैट इज मोमेंट फोर्स m बाई एल
वी एक्स स्क्वायर, दिस इज द फोर्स बाय ईच मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए हर मॉलिक्यूल कितना फोर्स करेगा, एम बाई एल वी एक्स वन स्क्वायर, दूसरा करेगा एम बाई एल वी टू एक्स स्क्वायर, तीसरा करेगा एम बाई एल वी थ्री एक्स स्क्वायर, फोर्थ करेगा एम बाई एल वी फोर एक्स स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल प्रेशर जो टोटल फोर्स जो आएगा इट विल बी समेशन, इट विल बी समेशन ऑफ एम बाई एल वी एक्स स्क्वायर। एम बाई एल समेशन से बाहर आएगा ऐसे, एम बाई एल इट विल बी समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर। तो फिर मैंने पता है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है एन, मैं मल्टीपल भी एन करता हूँ, डिवाइड भी एन करता हूँ। अब ये टर्म जो है ये वी एक्स स्क्वायर बाई एन, ये आता है वी स्क्वायर मीन, वी एक्स स्क्वायर मीन आता है। सो इट इज एम एन बाई एल वी एक्स स्क्वायर मीन। दिस इज द टोटल फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ वी एक्स स्क्वायर मीन। लेकिन हमने वी एक्स स्क्वायर मीन नहीं पता होता, हमने वी स्क्वायर मीन पता होता है। सिंस ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वलेंट, इसलिए समय वी एक्स स्क्वायर मीन जितना आएगा उतना ही वी वाई स्क्वायर मीन भी आएगा, उतना ही वी जेड स्क्वायर मीन भी आएगा। सो इसलिए मैंने वी एक्स स्क्वायर मीन इज इक्वल वी वाई स्क्वायर मीन इज इक्वल वी जेड स्क्वायर मीन लिखा। फिर मैंने वी एक्स स्क्वायर मीन जो है इसको मैंने ऐसे लिखा है, इट इज वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी एक्स स्क्वायर मीन प्लस वी एक्स स्क्वायर मीन डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये आएगा 3 वी एक्स स्क्वायर मीन बाई 3, 3 कैंसर आएगा, वो 3 फिर वी एक्स स्क्वायर मीन के बदले मैंने वी वाई स्क्वायर लिखा, वी एक्स स्क्वायर के बदले मैंने वी जेड स्क्वायर लिखा, तो ये आ गया 1/3। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज वी स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा मीन, सो इट इज 1/3 वी स्क्वायर। तो फिर मैंने वी एक्स स्क्वायर के बदले वही सब्स्टिट्यूट किया, वी स्क्वायर बाई 3। सो देयरफॉर जो प्रेशर आएगा इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज एम बाई एन 3L into V square mean divided by L square. L square is area. L into L square is volume. It is Mn 3V into V square mean. तो therefore ये pressure जो आ गया it is Mn by 3V into V square mean, और M into N is total mass of the sample, M by 3V into V square mean, or it is 1/3 rho V square mean. और we can write in terms of VRMS. V square mean के बदले मैं लिखता हूँ VRMS square. V square mean के बदले VRMS, V square mean के बदले VRMS. So therefore the expression for the pressure of ideal gas is 1/3 rho VRMS square. इस तरह से ये आ गया। अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे VRMS मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे V square mean के बदले मैंने VRMS square कैसे लिखा, तो मैं इसी को डिफाइन करूंगा। इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो पहले अब हम क्या करेंगे, ये डिफाइन जनरल रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम डिफाइन करेंगे। So let's go for this root mean square speed. So root mean square speed, root mean square speed हमने यहाँ पे define करना है। देखो इसका definition क्या होता है, root, it is root mean, mean square, square, लेकिन किसका, speed का, speed। So इसलिए आप इसको easily root mean square root, root mean square speed। सो अब इसको आपने डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे। सो RMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, किसका मीन, ऑफ स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर स्पीड। सो RMS root mean square speed is defined as the square root of the mean of the square speed। यानी स्पीड जो आपने पहले लेनी है उन स्पीड्स का आपने स्क्वायर करना है, फिर उन स्क्वायर्स का आपने क्या करना है, मीन निकालना है, फिर उस मीन का क्या लेना, आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसको VRMS हम डिफाइन करते हैं। सो VRMS इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन और एवरेज ऑफ स्क्वायर स्पीड्स। सो इस तरह से हम VRMS डिफाइन करते हैं। सो VRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर आप दोनों तरफ से इसको स्क्वायरिंग करेंगे, अगर आप स्क्वायरिंग दोनों तरफ से करेंगे, ये क्या बनेगा, VRMS स्क्वायर कितना बनेगा, इट विल बी V स्क्वायर का मीन। और अगर आपके पास है कोई क्वांटिटी X,
इसके वैल्यूज है x1, x2, x3, xn। तो अगर आपने इस x का मीन निकालना होता है, तो अगर आपने इसका मीन निकालना होता है x मीन, तो आप कैसे निकालते हो? x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाई n, ऐसे हम मीन निकालते हैं। तो या इसको हम फिर लेते हैं ऐसे भी, समेशन ऑफ xi बाई n, ऐसे हम मीन लेते हैं। तो अब सिमिलरली अगर आपने एक्स स्क्वायर का मीन निकालना हो, एक्स स्क्वायर का अगर आपने मीन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस xn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, या समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इस तरह से x स्क्वायर का मीन लेंगे। अभी जो आपने लिखा था उस एक्सप्रेशन में, आपने वहां पे एक्चुअली में एक्सप्रेशन आया था ऐसे, m/3l समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n। फिर ये समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n के बदले मैंने क्या लिखा था? VRMS स्क्वायर। अब देखो, समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n, समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n, इसके बदले आप लिख सकते हो x स्क्वायर मीन, ठीक है। सो x स्क्वायर बाई n समेशन के बदले x स्क्वायर मीन लिख सकते हो आप। वही है यहाँ पे v स्क्वायर मीन, v स्क्वायर मीन आएगा इसके बदले समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n, इसके बदले आएगा v स्क्वायर का मीन। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n, ये भी मैं लिख सकता हूँ इसको। सो इसलिए समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n के बदले आप v स्क्वायर मीन लिख सकते हो। v स्क्वायर मीन होता है किसके बराबर? VRMS के बराबर। VRMS स्क्वायर जो मैंने वहां पर लिखा था, मैंने इस एक्सप्रेशन, मैंने इस टर्म के बदले लिखा था VRMS स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म के बदले में एक्चुअली में आप लिख सकते हो v स्क्वायर मीन। फिर v स्क्वायर मीन किसके बराबर होता है? VRMS स्क्वायर के बराबर होता है। सो दिस इज हाउ यू define this root mean square speed. So it is defined as the square root of the mean or average of square speeds. So VRMS is equal to square root of mean of square speeds. अगर स्क्वायरिंग दोनों तरफ से करेंगे, v स्क्वायर RMS इज इक्वल v स्क्वायर मीन, और v स्क्वायर मीन के बदले समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n आप लिख सकते हो। आप लेट सपोज मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। आपके पास है 5 पार्टिकल्स है आपके पास। एक की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड v1, v2 है 2 मीटर पर सेकेंड, v3 है 3 मीटर पर सेकेंड, v4 है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, v5 है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके 5 मॉलिक्यूल्स थे। 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो अब आपने इसका VRMS का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे? पहले VRMS के लिए आप v1 का स्क्वायर करेंगे, v2 का स्क्वायर करेंगे, v3 का, यानी VRMS मैंने निकालना है, VRMS निकालना है मैंने। चलो मैं VRMS निकालूंगा। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है? मीन ऑफ v स्क्वायर। ऐसे तो मैं पहले v स्क्वायर निकालूंगा, फिर उसका मैं पहले मीन निकालूंगा। सो v स्क्वायर का मैं पहले मीन निकालूंगा, उसके बाद हम करेंगे फिर क्या? उसका स्क्वायर रूट, तो हमें रिजल्ट मिलेगा। चले मैं समझाता हूँ। v स्क्वायर का मीन मैंने निकाला। इट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। सो आएगा v1 स्क्वायर इज 1, v2 स्क्वायर इज 2 to 4 प्लस v3 स्क्वायर इज 9 प्लस v4 स्क्वायर इज फिर से 4 स्क्वायर 16 प्लस v5 स्क्वायर इज 339 डिवाइडेड बाई 5। सो इट इज 4 plus 1 is 5, 5 plus 9 is 14 plus 16 is 30, 39 by 5. So it is v square mean, it is 39 by 5, that is 7.8 मीटर पर सेकेंड। इसका आएगा स्क्वायर। फिर चले 7.8 वैल्यू आता है। अब मैंने VRMS निकालना है, देयरफॉर VRMS कितना आएगा? फिर VRMS स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर का मीन, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7.8, स्क्वायर रूट ऑफ 7.8। तो इस तरह से हम करते हैं ये
VRMS का वैल्यू कैलकुलेट। आपने सिंपली पहले वीज लेने होते हैं, फिर उन वीज का हमने स्क्वायर करना होता है, फिर उन स्क्वायर्स का हमने मीन करना होता है। जब मीन निकलेगा हमें, फिर उसका हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। तो इस तरह से हम VRMS वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। चले, अब हमने यहाँ पे ये हो गया जनरल डेफिनेशन। ये खाली स्पीड्स के लिए नहीं है, किसी भी क्वांटिटी के लिए आप ये यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक्स के लिए दिखाया, एक्स के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखना है ये रूट मीन स्क्वायर ऑफ ए गैस, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लेंगे, दैट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। सो अब हमने देखना है यहाँ पे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है या काइनेटिक एनर्जी जो है, इनका क्या रिलेशन है। अगर आप कोई सैंपल लेंगे गैस में, तो उसमें आपने देखना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है, कि कोई सैंपल है आइडियल गैस का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल N और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है स्मॉल m, तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे जो इसका टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इस गैस का, वो कितना होगा। सो द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी, सो लेट मी रिप्रेजेंट बाय K इज इक्वल, इट इज एक मॉलिक्यूल का आएगा 1/2 mv1 स्क्वायर, दूसरे का आएगा 1/2 mv2 स्क्वायर, तीसरे का आएगा 1/2 mv3 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल जो आएगा फिर इन सब का समेशन आएगा, यानी 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 1/2 mv3 स्क्वायर प्लस 1/2 mv4 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल जो आएगा फिर इसी का हम क्या लेते हैं, समेशन लेंगे। सो दिस इज द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। सो अब इस गैस का जो सैंपल है, इसमें हम सारे मॉलिक्यूल्स का मास, ईच मॉलिक्यूल का मास हम स्मॉल m लेते हैं, यानी m फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। 2 कांस्टेंट है, इनको हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। इट इज m/2 मैं बाहर निकाल सकता हूं, समेशन v स्क्वायर, समेशन v स्क्वायर मीन्स v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स सपोज इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो मैं n मल्टीपल भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा n, ऐसे। नाउ अब अभी जो हमने डेफिनेशन दिया था VRMS स्क्वायर का, तो वहां पे आपने किसी भी क्वांटिटी का जब आप मीन लेते हो, इट इज समेशन ऑफ दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ v स्क्वायर बाय n इज v स्क्वायर मीन, so it will be 1/2 mn v square mean, ऐसे। So और ये mn is mass of one molecule into total number of molecules, it is total mass of the sample, so it is 1/2 m v square mean, और ये v square mean के बदले आप VRMS स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, it is 1/2 m VRMS square। So this is the total translational kinetic energy of all the molecules of a gas। ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिली। अगर हमने निकालना होगा अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सो मैंने इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं पहले इन सारे स्टूडेंट्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, डिवाइड बाय करूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। So that means मैं करूंगा सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट करूंगा, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो मुझे देगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच स्टूडेंट। सिमिलरली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल कितना आएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल बी, it will be total kinetic energy divided by total number of molecules, या ऐसे average kinetic energy, it will be total kinetic energy divided by total number of molecules, so it is simply K divided by this n।
ये n को हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, इट विल बी 1/2 m समेशन ऑफ v स्क्वायर बाई n। यानी ये n मैंने यहाँ डिवाइड किया है, k/n वही हम डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा फिर 1/2 समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन। नाउ ये समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन ये आएगा वी स्क्वायर मीन, इट विल बी 1/2 m वी स्क्वायर मीन, और वी स्क्वायर मीन के बदले आप वी आर एम एस लिखते हो, m वी आर एम एस स्क्वायर। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। इस सारे गैस का काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का है। सो अब मैंने निकालना यहाँ पे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, वही हमारा मकसद है यहाँ पे। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मीन्स आपने निकालना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो फिलहाल हमने दो चीजें पता है, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज 1/2 mvrms स्क्वायर, और average kinetic energy of a molecule is of each molecule is 1/2 small m vrms square. Small m is mass of one molecule, capital M is total mass of the sample. चले अब मैंने रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में। सिंस मुझे रिलेशन पता है प्रेशर के लिए, प्रेशर है 1/3 m vrms square for a given sample of a gas, the pressure is equal to 1/3 m vrms square where m is total mass of the gas। चले मैं अब ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कितना आएगा, देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज, इट विल बी k इज इक्वल, शाबाश 1/2 मैं ऐसे ही रखूंगा, 1/2 मैंने ऐसे ही रखा, m vrms स्क्वायर, m vrms स्क्वायर, ये m vrms स्क्वायर, इस m vrms स्क्वायर के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सॉरी इसमें डिवाइड v भी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड है यहाँ पे। सो ये m vrms स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 3pv। सो मैं लिखूंगा 1/2 3pv और इट इज 3/2 pv। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी of all the molecules of a gas. So this is in terms of pressure and volume, this is in terms of mass. Now हमने पता है आइडियल गैस इक्वेशन से, from ideal gas equation we have PV is equal to nRT, where n is number of molecules, R is gas constant, sorry n is number of moles, R is gas constant, T is absolute temperature। जरा देखिए आप, ये काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना आएगा 3/2 पीवी के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT। नाउ फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस, फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस, गिवन सैंपल मीन्स ये m कांस्टेंट है या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस ये n कांस्टेंट होगा, 3/2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, या kinetic energy is directly proportional to temperature. So that means for a given sample of gas, we have kinetic energy or temperature directly proportional to kinetic energy. Temperature is directly proportional to kinetic energy. और kinetic energy भी आपने देखा था, kinetic energy for a given sample of gas m जो है constant आएगा, it is proportional to vrms स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू vrms स्क्वायर। तो यही है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देयरफॉर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को आप ऐसे आप लिख सकते हो, आप फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। सो यही है यहाँ पे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मैं इसको नोट करूंगा यहाँ पे, फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस, गिवन सैंपल मीन्स कैपिटल M टोटल मास कांस्टेंट है या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। फॉर ए गिवन सैंपल ऑफ ए गैस द absolute temperature
the temperature in Kelvin scale is of that gas is directly proportional to the total translational kinetic energy of all the molecules of that gas. That is, T is proportional to kinetic energy, or that is proportional to Vrms square. So this is the kinetic interpretation of temperature. So now अगर आपने पता है यहाँ पे टेम्परेचर का गैस का टेम्परेचर क्या है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, या अगर आपने काइनेटिक एनर्जी एक आइडियल गैस की पता है तो आप बता सकते हो उसका टेम्परेचर क्या होगा. सो नाउ आइडियल गैस में आप क्या लेते थे? आइडियल गैस में इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जीरो हम लेते थे. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे पे वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, यानी कोई इंट्रैक्शन नहीं है. जब कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. फॉर एन आइडियल गैस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी. इसलिए जो इंटरनल एनर्जी किसी गैस की होगी वो खाली किस फॉर्म में होती है? आइडियल गैस की. आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो खाली होती है कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. इसलिए वो खाली किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विच इज टोटली काइनेटिक, जो खाली काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस. So the internal energy of an ideal gas, which is totally kinetic in nature, depends only on its temperature, not on pressure, volume and other quantities. वो उन पे डिपेंड नहीं करता है, वो खाली किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. ये आप याद रखेंगे, आगे जाकर ये हम यूज करेंगे. So for an ideal gas, the internal energy, which is totally in kinetic form, is dependent only on its temperature. So this is all about this kinetic interpretation of temperature. Now अब हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. अब कि गैस लॉज को आप कैसे डिराइव करते हो या उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे यूजिंग दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. जो हमने यहाँ पे उसके एजम्पशंस यूज किए, उनके एजम्पशंस के बुनियाद पे हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किया था प्रेशर के लिए. तो इसी से हम अब वो सारे गैस लॉज जो है वो हम डिराइव करेंगे या डिस्कस करेंगे. दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर.